दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार सवाल की सुई अरविंद केजरीवाल की बजाय एक जज साहिबा पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार की पोस्ट के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मौजूदा बीजेपी सरकार से करीबी उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरटीआई में मिली वो कौन सी जानकारी है जिसने दिल्ली शराब घोटाले को नया मोड़ दिया है? क्या है पूरा मामला? सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम सूरज कुमार है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले का मामला अदालत में एक नई और अभूतपूर्व बहस की जगह बन गया है। 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि सीबीआई की सामग्री में प्राइमा फेसिया केस भी नहीं बनता है। प्राइमा फेसिया मतलब आरोपी के खिलाफ शुरुआती सबूत के आधार पर कोई भी मामला नहीं बनता। अब इस डिस्चार्ज को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और मामला गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने। लेकिन इससे पहले कि मेरिट पर कोई सुनवाई होती, एक दूसरा ही संग्राम शुरू हो गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस केस से हटाने की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की और सीबीआई ने केस को चुनौती दी। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और अरुण रामचंद्र पिल्लई ने भी अलग अलग रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की। केजरीवाल ने यह दावा किया कि उन्हें गंभीर आशंका है कि जस्टिस शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा ने इसी तरह के मामलों में कई फैसले दिए और किसी भी आरोपी को राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहते हुए आवेदन नामंजूर कर दिया कि रोस्टर के हिसाब से केस अलॉट हुआ है और एक्यूजल एप्लीकेशन का फैसला संबंधित जज खुद लेंगे। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए और एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की, जिसमें हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के इस फैसले को चुनौती दी गई। स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो निचली अदालत के किसी भी फैसले के खिलाफ अर्जी डालने का अधिकार दे सकता है। इसके बाद 6 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने रिक्यूजल एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई 13 अप्रैल के लिए टाल दी। अब इस दिन केजरीवाल खुद अदालत में पेश होकर बहस करेंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री खुद अदालत में पेश होकर अपनी दलील पेश करेगा। इस दिन कोर्ट में होने वाली जिरह पर सबकी निगाह टिकी रहेगी। लेकिन यह मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे मामले को अलग डायरेक्शन दे दिया है। एक पत्रकार हैं सौरव दास, फ्रंटलाइन इंडिया मैगजीन के लिए लिखते हैं। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा और बेटी शांभवी शर्मा दोनों को केंद्र सरकार ने एक ही दिन 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट पैनल पर अपॉइंट किया। इसके बाद 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट पैनल में उन्हें अपॉइंट किया गया। यह दिलचस्प इत्तेफाक है कि एक तरफ जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सरकारी पैनल में नियुक्ति हो रही थी, ठीक उसी समय केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला सुनाया जा रहा था। हालांकि उस समय जस्टिस शर्मा का इस मामले से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पत्रकार सौरव दास ने अपनी पोस्ट में यह दावा किया कि ईशान शर्मा, जो जस्टिस शर्मा के बेटे हैं, वो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल में थे 2021 से 2024 तक। इसके बाद वो यूनियन काउंसिल मंत्रालय का हिस्सा बने 2024 तक। इसके बाद 11 सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पैनल काउंसिल का वो हिस्सा रहे और फिर 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप ए पैनल काउंसिल का वो हिस्सा बन गए। ठीक इसी तरह जस्टिस शर्मा की बेटी शांभवी शर्मा के बारे में भी पोस्ट में यह दावा किया गया। 11 सितंबर 2025 को वो दिल्ली हाई कोर्ट की गवर्नमेंट लीडर थी। इसके बाद 4 साल की वकालत में वो सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप सी पैनल काउंसिल का हिस्सा बन जाती है। टोटल 6 सरकारी पैनल दोनों भाई बहन के पास हैं, जैसा पोस्ट में दावा है। सौरव दास ने एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा किया कि ईशान शर्मा को सरकार की तरफ से हजारों मुकदमे सौंपे गए। 2023 में 2487 केस की फाइलें ईशान शर्मा के पास थी। 2024 में 1784 और 2025 में 1633। सौरव दास की माने तो 2024 और 2025 में ईशान शर्मा को ईडी के शीर्ष वकील जोहेब हुसैन से भी ज्यादा केस फाइलें मिली। सौरव दास ये भी बता रहे हैं कि ये कोई अकेला मामला नहीं है।
2024 में उन्होंने पद्मेश मिश्रा के मामले को भी उठाया था, जिनके पिता जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने के बाद उन्हें केंद्र और राजस्थान सरकार में कई पद मिले। पैटर्न एक जैसा है। जज के ऊपर वाले पोस्ट पर जाते ही बच्चों के करियर में एक असाधारण तेजी देखने को मिलती है। जस्टिस वर्मा आरएसएस की कानूनी शाखा के एक सेमिनार में भी शामिल हुई थी, जिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। अब इसके बाद क्या होता है कि सीबीआई पहुंचता है हाईकोर्ट और एक हलफनामा दाखिल करता है। सीबीआई ने रिक्यूजल एप्लीकेशन को बेतुका, बेबुनियाद बताया और इसे कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचने वाला करार दिया। सीबीआई ने कहा कि जस्टिस शर्मा का अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद यानी आरएसएस की कानूनी शाखा के एक सेमिनार में शामिल होना विचारात्मक जुड़ाव का प्रमाण नहीं है। सीबीआई का तर्क है कि जस्टिस शर्मा इसी केस से जुड़े दूसरे मामलों में भी आरोपियों के पक्ष में भी आदेश दे चुकी हैं। जैसे जनवरी 2024 में 3 मौके पर इंटरिम बेल उन्होंने दी। बकौल सीबीआई, केजरीवाल ने चुनिंदा आदेश पेश किए और उनके पक्ष में दिए गए आदेश छुपाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप और सवाल यह है साहब कि कोई जज उस मामले की सुनवाई क्या कर सकती है जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार जो सीबीआई के माध्यम से है और दूसरी तरफ उस सरकार के पैनल में ही जज के बेटे और बेटी काम कर रहे हैं। सौरव दास की इस रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल का भी एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया कि वाकई क्या ये सारी बातें सच है। आम आदमी पार्टी की एमएलए और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट करके जस्टिस वर्मा, सीबीआई और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। सौरव दास ने अपने फ्रंटलाइन इंडिया में 135 क्रिमिनल रिवीजन याचिकाओं के एनालिसिस के आधार पर यह दिखाया, इस केस में जस्टिस शर्मा ने अपनी सामान्य कार्यशैली से हटकर असाधारण रुचि दिखाई। 9 मार्च 2026 को उन्होंने सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया, ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश को प्राइमा फेसिया एरोनियस बताया और सीबीआई अफसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन पर रोक लगाई। सौरव दास ने यह भी पॉइंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि केंद्र सरकार की पैनल काउंसिल नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की आशंका है और यह देखा जाना चाहिए कि ये नियुक्तियां वाकई योग्यता के आधार पर हो रही हैं या नहीं। अब पूरे घटनाक्रम पर आप एक बार फिर से नजर डालिए। 22 जनवरी 2026 राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन मामले में बरी किया। 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज किया। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया और डिस्चार्ज को प्राइमा फेसिया एनरोइस बताया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया था। इसके बाद 5 अप्रैल को केजरीवाल और दूसरे लोगों ने रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल किया। केजरीवाल ने खुद कोर्ट में पेश होकर बहस की। 8 अप्रैल को सीबीआई ने रिक्यूजल एप्लीकेशन को बेबुनियाद और बेतुका बताते हुए हलफनामा दाखिल किया और 10 अप्रैल को सौरव दास ने एक्सपर्ट पैनल नियुक्तियों और आरटीआई डेटा का खुलासा करके इस पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यह विवाद केवल इस बात तक ही महदूद नहीं कि जस्टिस शर्मा वास्तव में पक्षपाती हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि जब एक जज के बच्चे उसी सरकार के पैनल में हो जिसकी एजेंसी उनके सामने पैरवी कर रही है और उस सरकार के शीर्ष वकील तुषार मेहता उनकी अदालत में खड़े हो, तो न्यायिक स्वतंत्रता का आभास कैसे बचेगा। सौरव दास की रिपोर्टिंग, आरटीआई के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खुद की चेतावनी, ये सब मिलकर उस प्रश्न को और ज्यादा तीखा बनाते हैं। 13 अप्रैल को अदालत का जो भी रुख आए, ये केस भारतीय न्यायपालिका में हितों के टकराव और दिखावटी निष्पक्षता पर एक ऐतिहासिक बहस का हिस्सा बन चुका है। जस्टिस वर्मा अगर सवाल पूछ सकती हैं, तो जनता को भी अब इस मुद्दे पर सवाल पूछना होगा, जिसका खुलासा सौरव दास की आरटीआई ने किया है। न्यूज पिंच सवाल पूछता आया है और आगे भी पूछता रहेगा, पिंच करता रहेगा जब तक सरकार को और जस्टिस साहिबा की तरफ से कोई बयान नहीं आता। आपकी इस पूरे बहस पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, सवाल पूछा जा सके, पिंच किया जा सके। कैमरे के पीछे गीतांश है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।